हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का ये पहला लेक्चर है। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम कौन से होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। बहुत पहले की बात है जब नंबर्स एक्चुअल में डिस्कवर नहीं किए गए थे या फिर आप कह लो इन्वेंट नहीं किए गए थे। तब ये जो हमारे शेफर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये अपने भेड़े बकरी जो थे कैसे काउंट किया करते थे। वो टैली मार्किंग यूज़ करते थे। वो अगर उन्होंने काउंट करना होता था तो इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, इस तरह से वो रिकॉर्ड रखते थे कि कितने उनके पास उनकी जो शीप हैं कितनी हैं, गोट्स हैं अगर रखी हैं, कैटल है, काओ है, ठीक है, हॉर्सेस हैं। तो कुछ इस तरह से वो उनका हिसाब किताब रखते थे। तो तब तो नंबर्स अभी शुरुआत नहीं हुई, बट फिर जब जैसे जैसे इसकी अर्ज शुरू हुई कि नंबर्स की ज़रूरत पड़ती रही कि नंबर्स होने चाहिए, तब सबसे पहले आया काउंटिंग नंबर्स। क्योंकि हमें चीज़ें काउंट करने के लिए चाहिए होते थे नंबर्स, और वही हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे पहले जो चीज़ आई थी वो क्या कहा जाता था, उनको काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो 1 से शुरू होते थे। कोई भी चीज़ को आप काउंट करते हो तो 1 से ही काउंट करते हो, ऐसे तो नहीं करते कि ये 5 ये 6 7। आप काउंट करोगे हमेशा 1 से, 0 से भी नहीं काउंट करोगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनको काउंटिंग नंबर्स कहा गया, ठीक है। और फिर लेटर ऑन, क्योंकि ये नेचर में है, नेचुरल थे, है ना, एक तरह से, ठीक है, नेचुरल नंबर्स बोलना शुरू कर दिया। काउंटिंग नंबर्स को फिर रीनेम कर दिया गया नेचुरल नंबर्स में, क्योंकि ये नेचुरल था हमारे लिए, ठीक है, स्वाभाविक कह लो, है ना, बहुत नेचुरल था कि हमने शुरुआत ही काउंटिंग कहाँ से करनी है, 1 से करनी है। तो जो हमारे सबसे पहला जो नंबर सिस्टम बना था वो नेचुरल नंबर्स का बना, ठीक है। अब अगर आप देखोगे हमारे जो नंबर्स हैं, अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 10 नहीं लिख सकता क्योंकि उस टाइम ज़ीरो की इन्वेंशन हुई नहीं थी। तो ज़ीरो की इन्वेंशन हमारे आर्यभट्ट ने की थी। अगर मैं 10 नहीं लिखूँगा सीधा क्या किस पे आऊँगा, 11 पे आऊँगा, 12 13 14 15 16 17 18 19, अब 20 भी नहीं लिख सकता क्योंकि ज़ीरो अभी तक इन्वेंट हुआ नहीं था। तो फिर जब क्या कहते हैं, आर्यभट्ट ने ज़ीरो की इन्वेंशन की थी, ठीक है, विद इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो, तब लगने लग गया था कि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो पूरा हो गया, ठीक है। और नंबर सिस्टम पूरा हो गया तो उन्होंने उसको नाम दे दिया होल नंबर्स। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में इतना ही फ़र्क है कि होल नंबर्स जो हैं वो ज़ीरो से शुरू होने लगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि होल नंबर्स आ गए तो अब हम 10 लिखने लायक हो गए, क्योंकि अब ज़ीरो था। अब यहाँ पर 20 लिख सकते हो आप, फिर 21 आ जाएगा, है ना। और जब तक ज़ीरो इन्वेंट नहीं हुआ था, ठीक है, तो क्या हुआ करता था, अगर सपोज़ करो मुझे 9004 लिखना है, ठीक है, तो मैं उतनी जगह छोड़ूंगा 9004। मुझे नहीं मालूम ये कि अब कितनी जगह है, ठीक है, पर ये तो एक अंदाज़न था कि भी ये, अब कई लोग इसमें 3 ज़ीरो भी डाल सकते हैं। जिन्होंने पैसे लेने हैं वो 3 ज़ीरो डाल सकते, जिन्होंने पैसे नहीं लेने वो एक ही ज़ीरो डाल देगा, ठीक है। तो बेसिकली फिर ज़ीरो एक हमें नोटेशन चाहिए थी सो डैट कि हमें पता लग सके भी एक्चुअल में नंबर क्या है, ठीक है। फिर ज़ीरो की बात भी हो गई। अब बात आ जाती है फिर नेगेटिव नंबर्स की। नेगेटिव नंबर्स का इन्वेंट कुछ इस तरह से हुआ, अगर ए ने बी को कुछ पैसे दिए, उधार पैसे दिए, जैसे 100 रुपीज़ दिए, ए ने बी को 100 रुपीज़ दिए, तो ए जो है वो कितने डेप्ट में है, बेसिकली बी डेप्ट में है, बी ने उधार लिया था, ठीक है। तो या फिर ये कह लो बी ने ए से कितने पैसे और लेने हैं, तो हम यहाँ पर नेगेटिव ऑफ 100 की बात करेंगे, ठीक है, कि बी ने बेसिकली
₹100 ए को देने हैं, इसलिए उसके पास -100 है, ठीक है, जो उसका नहीं है। अगर जितने पैसे ले जाएगा ये ए से, उतना ये नेगेटिव में नंबर बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसको लुटाने हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसने ए ने ₹50 और दे दिया, तो और नेगेटिव में चले गया। थोड़ी देर बाद ए ने ₹100 और दे दिया, तो और नेगेटिव में चले गया। अब टोटल मनी बी के पास कितनी है, डेट इज़ 250, जो उसकी खुद की नहीं है, जो इसने लुटाने हैं। तो जब बी ने लुटाना शुरू किया, बी ने पहले ₹150 दे दिए इसको वापस। अब बी के पास कितना है, अब बी के पास -100 है, मतलब अभी भी ₹100 जो है वो उसने ए को लुटाना है। तो विद द इन्वेंशन ऑफ नेगेटिव साइन हमारा इंटीजर्स आ गए। अब इंटीजर्स में क्या था, इंटीजर्स में आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी आ गए सारे, है ना। तो कुछ इस तरह से -3, -2, -1, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, मतलब पॉजिटिव वाले भी आ गए, नेगेटिव वाले भी आ गए और 0 भी आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं कहूँ पॉजिटिव इंटीजर्स वो कौन से होंगे, वो उसमें 0 नहीं आएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये तो नेचुरल नंबर्स ही हुए ना, ठीक है, ये हो गए नेचुरल नंबर्स। अच्छा, फिर मैं अगर कहूँ नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हुए, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से आ रहा है, -3, -2, -1, यहाँ तक। -1 जो है सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, इसको हम कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, इसका नाम नहीं होता, ठीक है। अगर मैंने लिखा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, अब सोचने वाली बात है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आता है, सारे नेगेटिव नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे और 0 भी आ जाएगा, ठीक है। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड होगा। यहाँ पर मैं अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी लिख देता हूँ। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये नहीं होगा कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव तो होंगे ही होंगे, ठीक है, प्लस 0 भी इनके साथ होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए, बेसिकली आपके होल नंबर्स हो गए, इस तरह से। बट अभी तक जितनी कहानी आपको बताई है, इनमें कहीं पे भी कोई पॉइंट वाला सिस्टम नहीं आया था। मतलब 3 जो है आपका इंटीजर है, पर 3.2 जो है वो आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये जो 0 से लेके 1 के बीच में इन्फिनाइट वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ को हम क्या कहेंगे, उनका कैसे इंट्रोडक्शन होगा नंबर सिस्टम में, वो अब हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शंस और उनके रिलेटेड डेसिमल्स की। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करना शुरू कर देते हो, ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन है और उसको आपने डिवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है, आपके पास 2 केसेस बनेंगे। कौन से होंगे, एक तो आपके पास जो फ्रैक्शन डिवाइड होके आ रहा है वो आपका टर्मिनेटेड होगा, जब हम फ्रैक्शन डेसिमल की अगर बात करते हैं, ठीक है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटेड होगा। टर्मिनेटेड की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास आ गया 7/2, ठीक है, या फिर आ गया 8/5, जिनके नीचे ना 2 सिर्फ जो फैक्टर्स हैं 2 या 5 ही बनते हों। जैसे मेरे पास आ गया 11/25, 25 के फैक्टर्स क्या हैं, 5 × 5, ठीक है, या फिर आप ले लो 7/10, 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 5। जब भी आपके पास जो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के ही फैक्टर्स बनते हो और इसके अलावा कोई और तीसरा फैक्टर ना बनता हो, मतलब 1 तो हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे, तो ऐसे जितने भी आपके पास फ्रैक्शंस होंगे वो आपके क्या होंगे, टर्मिनेटेड होंगे,
मतलब डेसिमल्स में कन्वर्ट करके देखो, 7/2 की अगर मैं बात करूँ, 7/2 क्या होता है 3.5, बस यहाँ पर ख़त्म, इसके आगे नहीं जाने वाला, ठीक है। और अगर 8.5 की बात करूँ तो ये बन गया 1.6, इसके आगे नहीं जाने वाला, बस ख़त्म, ठीक है। और अगर मैं 11/25 की बात करूँ तो ये बन गया 0.44, बस ख़त्म, यहाँ पर इसके आगे नहीं जाएगा। 7/10 की बात करूँ तो 0.7, दैट इज़ इट। तो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना। नॉन टर्मिनेटेड फ्रैक्शंस कौन से होंगे? जो डेसिमल्स कभी ख़त्म ही ना हो। कभी डिवाइड करके देखना है 1/3 को, क्या आएगा 0.3333 और चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला ये, ठीक है। अगर मैं 1/7 की बात करूँ, ये क्या आएगा 0.142857, फिर 142857 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ तक हो, टर्मिनेटिंग में भी दो तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अगर मैं सपोज़ करूँ पाई की वैल्यू लेता हूँ तो वो होती है कुछ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14159265358979 एंड सो ऑन, ठीक है। बेफिक्र है, ये मैंने इसकी याद नहीं की हुई वैल्यू, ये मुझे ऑलरेडी मैंने लिख के रखी हुई थी, ठीक है। इन दोनों की चलो याद रह जाती है। अब ये देखो, 3 तरह के आपके पास डेसिमल्स आ गए हैं। इसमें क्या रेपिटेशन हो रही है किसी एक डिजिट की, इसमें एक पूरे स्ट्रिंग की रेपिटेशन हो रही है, ठीक है। और अगर इसकी केस की बात करूँ, कहीं पे भी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपके पास जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स या तो 2 होगा या 5 होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके आगे 2 केसेस होते हैं, या तो रिपीट करेगा, जिसमें इसमें 3 रिपीट कर रहा है, इसमें 142857 रिपीट कर रहा है, या फिर नॉन रिपीटिंग होगा, जैसे इन केस ऑफ पाई, इसमें कहीं पे भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रही। या फिर आप कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर आप ले लो, ठीक है, तब भी वो क्या होगा, वो नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है, नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो ये पहले तो पूरा डायग्राम अपने दिमाग में बना लेना है कि फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शंस इस इन 2 तरह के होते हैं। इसी के आगे हम अगला जो नंबर सिस्टम है डिफ़ाइन करेंगे। तो ये हमारी पूरी पिक्चर ये है। डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। टर्मिनेटिंग को टी ले लिया, नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने एन टी ले लिया। नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर रिपीटिंग हो सकते हैं या नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं, ठीक है, उनको आर और एन आर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आपका डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, अगर आपका जो फ्रैक्शन जो है डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इस कैटेगरी में आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे पाई की वैल्यू हो गई, या एक ऑयलर कांस्टेंट होता है ई, ठीक है, वो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। जैसे पाई की वैल्यू होती है, ऐसे ऑयलर कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है। उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होती है, ई इज़ इक्वल टू 2.71881, यहाँ तक तो हम याद रखते होते हैं, बाकी अदरवाइज़ 828459 इस तरह से चलती रहेगी, ठीक है। ये जो है ये आपका क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आ जाता है। इसमें कोई भी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है, हर बार जो डिजिट है नया आएगा। तो जब भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ जाए, ऐसे को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। और बाकी जो है मतलब टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, ये जो कैटेगरी आती है, ठीक है, ये कैटेगरी किसकी आती है, ये आती है रैशनल नंबर्स की, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स बेसिकली ये होते हैं कि जो टर्मिनेटिंग हो वो तो होते ही होते हैं, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग
और रिपीटिंग हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को आप कोई भी रैशनल नंबर उठा लो, आप उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो सो इज़ द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑल्सो, P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोई भी आपका इंटीजर हो वो आपका रैशनल नंबर ही है। सपोज करो कोई भी इंटीजर उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया 7, ठीक है। अब 7 को आप कैसे लिख सकते हो, 7/1, देखो P/Q की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है। मैंने उठा लिया -200, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -200/1, तब ये भी आपका रैशनल नंबर है। मतलब जितने इंटीजर्स हैं वो तो रैशनल नंबर है ही हैं। अगर इंटीजर रैशनल नंबर है तो नेचुरल नंबर और होल नंबर जो होते हैं वो भी तो इंटीजर का ही पार्ट होते हैं, तो वो भी रैशनल नंबर है। पिक्चर ये है, डेसिमल फ्रैक्शंस जो है या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। टर्मिनेटिंग को टी ले लिया, नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने एन टी ले लिया। नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर रिपीटिंग हो सकते हैं या नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं, ठीक है, उनको आर और एन आर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आपका डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, अगर आपका जो फ्रैक्शन जो है डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इस कैटेगरी में आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे पाई की वैल्यू हो गई, या एक ऑयलर कांस्टेंट होता है ई, ठीक है, वो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। जैसे पाई की वैल्यू होती है ऐसे ऑयलर कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है, उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होती है, E = 2.718281, यहाँ तक तो हम याद रखते होते हैं, बाकी अदरवाइज़ 828459 इस तरह से चलती रहेगी, ठीक है। ये जो है ये आपका क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आ जाता है। इसमें कोई भी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है, हर बार जो डिजिट है नया आएगा। तो जब भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ जाए, ऐसे को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। और बाकी जो है मतलब टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, ये जो कैटेगरी आती है, ठीक है, ये कैटेगरी किसकी आती है, ये आती है रैशनल नंबर्स की, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स बेसिकली ये होते हैं कि जो टर्मिनेटिंग हो वो तो होते ही होते हैं, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को आप कोई भी रैशनल नंबर उठा लो, आप उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो सो इज़ द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑल्सो, P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोई भी आपका इंटीजर हो वो आपका रैशनल नंबर ही है। सपोज करो कोई भी इंटीजर उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया 7, ठीक है। अब 7 को आप कैसे लिख सकते हो, 7/1, देखो P/Q की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है। मैंने उठा लिया -200, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -200/1, तब ये भी आपका रैशनल नंबर है। मतलब जितने इंटीजर्स हैं वो तो रैशनल नंबर है ही हैं। अगर इंटीजर रैशनल नंबर है तो नेचुरल नंबर और होल नंबर जो होते हैं वो भी तो इंटीजर का ही पार्ट होते हैं, तो वो भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो किसी भी अगर नंबर को हम P/Q की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने लिख लिया 2/3 ये रैशनल नंबर है, -7/5 ये रैशनल नंबर है, 6/11 ये रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर मैंने लिख दिया 10, ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि अपॉन में तो कुछ भी नहीं है। पर अगर आप देखो तो अगर हमने सीखा हुआ है कि अगर 10 है, जैसे हमारे पास ये एक इंटीजर है, इसके बाय डिफ़ॉल्ट डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी एक तरह से P/Q की फॉर्म में आ गया। तो कोई भी इंटीजर हो, जैसे आपके पास आ गया -256, ये एक इंटीजर है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया गया तो बाय डिफ़ॉल्ट डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो
हर एक इंटीजर भी आपका क्या है, रैशनल नंबर होता है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स के ऊपर हम क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं, उनका कंपैरिजन कैसे हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमें सीखनी है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो, जैसे 2/3 रैशनल नंबर दिया गया है, आप किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर से, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने -7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, -14 अपॉन -21, ठीक है। तो ये -14 अपॉन -21 को क्या कहेंगे, एक तरह का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 बोलेंगे, ठीक है। तो 2/3 जो है, इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/3 को, तो आपके पास आ जाता है 2 3 6 3 3 9। यही 2/3 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो आपके पास आ जाता है 2 5 10, 3 5 15। मतलब जो 2/3 है वो -14/21 के भी बराबर है, 6/9 के भी बराबर है, 10/15 के भी बराबर है। पर लेकिन जो 2/3 है वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसमें फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। और अगर इन बाकियों को देखूं तो अगर कैंसिलेशन करने के बाद मेरे पास दोबारा से 2/3 आ जाएगा। मतलब अगर मैंने 10/15 की बात करूं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो मेरे पास दोबारा 2/3 आ जाएगा। तो ये 10/15, 6/9 या -14/-21, ये हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। कैंसलेशन करने के बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दोबारा इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे 32/40 है, जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से, हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 32 को डिवाइड कर दिया 8 के साथ और 40 को भी डिवाइड कर दिया मैंने 8 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, डेट इज़ 4। 40 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, डेट इज़ 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4/5। तो इस तरह से आप जो भी ऑपरेशन लगाओगे न्यूमरेटर में, सेम ऑपरेशन आपको लगाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, सो डैट हमारा जो गिवन फ्रैक्शन है वो चेंज ना हो। तो आपके पास क्वेश्चन किस तरह का आएगा, आपको कहा जाएगा, सपोज करो आपके पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 25/50 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही बात है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है। 25 और 50 किस पे डिविजिबल है, दोनों, है ना। तो आप इसको देख पाते हो कि 25/50 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ। ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5, और नीचे जो 50 है उसको कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 5 × 2। कैसे आया, आप फैक्टराइजेशन टेबल से निकाल सकते हो इस तरह से। 25 है, यहाँ पर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 5 × 5 ऊपर लिख दिया। इसी तरह से 50 के मैंने फैक्टर्स बना लिए, 5 10 ज़ा, 5 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो 5 5 2, तो नीचे लिख दिया 5 × 5 × 2। ये आपकी कैंसलेशन होगी एंड यू आर लेफ्ट विद 1/2। अब इधर फर्दर कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये एक और केस देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सप्रेस 7/5 एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर एज 20। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट। तो मुझे 7/5 को कुछ इस तरह से इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, सच डैट जो डिनोमिनेटर है वो 20 हो। तो मुझे 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 20 बन जाए, ठीक है। तो आपको वो नंबर सोचना है, 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो कि वो 20 हो, डैट इज़ 4।
तो मेरे पास आ गया 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20। अगर मुझे नीचे मल्टीप्लाई किया 4 से तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 7 4 28 अपॉन 20, ठीक है। तो 28 अपॉन 20 क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 7 अपॉन 5, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 20 है। तो ये इसका आंसर है। जो नेक्स्ट टाइप है उसमें हम देखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स अगर आपको दिए गए हैं, हमें कंपेयर करना होगा कि इनमें से कौन सा बड़ा या छोटा है। तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को हम पहले बराबर करते हैं, मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल। और वो करने का तरीका क्या होता है, वो होता है एलसीएम। तो आपने क्या करना है, 4 और 6 का एलसीएम ले लेना है। तो 4 और 6 का आप जब एलसीएम लोगे इस तरह से, तो आपके पास ये एलसीएम लेने का तरीका ये है फ्रैक्शन फैक्टराइजेशन टेबल के थ्रू। तो यहाँ पर एलसीएम आपके पास क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। अब मुझे 3/4 को क्या करना है, 3/4 नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 बनता है, तो इसको छुपा लो। क्या बचा आपके पास 3, तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 12। इसी तरह से 5/6 है, 5/6 को कैसे लिख सकते हो, 6 क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 को छुपा लो, क्या बचा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ गया 10/12। अब क्लियरली पता चल रहा है डिनोमिनेटर सेम है, तो 9/12 एक और दूसरा है 10/12, इनमें से बड़ा कौन सा हुआ, उसकी तरफ मगरमच्छ का जो मुंह है, क्रोकोडाइल का जो मुंह है वो उधर खुल जाएगा जो बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से ये बड़ा हो गया। अब हमें ओरिजिनल वैल्यूज़ लिखनी है। 9/12 एक्चुअल में क्या था, बेसिकली आपका 3/4 था, तो 3/4 इज़ लेस दैन 5/6, ये कंपैरिजन होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ का। क्वेश्चन सेज कि आपको अरेंज करने हैं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब असेंड करना मतलब चढ़ना, ठीक है। डिसेंड करना मतलब नीचे उतरना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो कंसेप्ट तो सेम ही है। आपको क्या करना है, 5 10 और 8 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो मैं 5 10 8 का एलसीएम निकालता हूँ। तो 5 पे गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5, अच्छा यहाँ पर नहीं जाएगा तो ये 8 ही रह जाएगा। फिर उसके बाद 2 1 1 4, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं है, मतलब 1 1 4 में कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो आपके पास जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 3/5 को कैसे लिखूँगा, 7/10 को कैसे लिखना है, और लास्ट में है 5/8 को कैसे लिखना है, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मुझे लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले है डिनोमिनेटर में 5, तो एलसीएम में जो 5 आया उसको आप छुपा लो, तो बचा गया 2 4 ज़ा 8, तो 8 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 8 ज़ा 24, और नीचे आ जाएगा 5 8 ज़ा 40। इसी तरह से सेकंड केस में डिनोमिनेटर है 10, 5 2 ज़ा 10 बन रहा है, तो 10 को आप छुपा लो, तो बचा गया 4, तो मैं 7 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, और नीचे 10 को भी मल्टीप्लाई कर दूँगा 4 से, तो आपके पास आ जाएगा 7 4 ज़ा 28 और 10 4 ज़ा 40, इस तरह से। लास्ट है डिनोमिनेटर में 8 है, तो 2 4 ज़ा 8 बन रहा है, उसको छुपा लो, क्या बचा 5, तो 5/8 को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करो 5 से, तो 5 5 ज़ा 25 और 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये वाला है, उससे सबसे बड़ा हमारा बीच का। तो हम लिख सकते हैं सबसे छोटा 24
अपॉन 40, फिर उससे बड़ा 28 अपॉन 40, सॉरी 25 अपॉन 40, तो सबसे बड़ा है आपका 28 अपॉन 40। ये तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। तो इसके एक्चुअल में जो रैशनल नंबर्स थे वो लिख देने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। 24 अपॉन 40 एक्चुअल में 3 अपॉन 5 है। 25 अपॉन 40 बेसिकली आपका 5 अपॉन 8 है। और 28 अपॉन 40 आपका 7 अपॉन 10 है। तो यहाँ से आपके पास ये असेंडिंग ऑर्डर में तीनों रैशनल नंबर्स आ गए।